नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी 2016 प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं। जो कि दोस्तों आज क्वेश्चन पेपर मैंने लिया हुआ है वह है 2 अप्रैल 2016 का शिफ्ट फर्स्ट या मॉर्निंग शिफ्ट का है 9 बजे वाला। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में जो सिलेबस रहता है वो इस तरीके से जीके जीएस 40 नंबर का, इसमें साइंस भी इंक्लूड होती है, ठीक है, 10वीं लेवल की, मैथ्स 30 नंबर का 30 ही क्वेश्चन और रीजनिंग 30 नंबर के 30 ही क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से यह आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस होता है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम मैथ्स और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चनों को हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं इस एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, जीएस के, मैथ्स के, रीजनिंग के। मतलब ये जो 100 क्वेश्चन बन रहे हैं यह मिक्स होते हैं, टॉपिक वाइज नहीं होते हैं कि पहले मैथ आ गई, रीजनिंग या जीके जीएस, इस तरीके से नहीं होता, कहीं भी कुछ भी होता है। तो हम केवल और केवल मैथ्स रीजनिंग को सॉल्व करेंगे, वो भी क्वेश्चन मिक्स होंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है, जॉन ने कहा शेरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है, तब शेरोन जॉन से कैसे संबंधित है। दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है बहन, मामी, चचेरा भाई और माँ। ब्लड रिलेशन में दोस्तों कभी भी जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 तरीके से आंसर कर सकते हैं आप उसको। जैसे यहाँ पर सोरेन और जॉन में संबंध क्या है, एक आंसर। दूसरा, सोरेन जॉन से कैसे संबंधित है। दूसरा पूछ सकता था जॉन सोरेन से कैसे संबंधित है। तो इसके 3 आंसर हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन के, अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तब। वैसे अभी जो दिया गया है हम उसी को हल करेंगे। सोरेन जॉन से कैसे संबंधित है, मतलब सोरेन का संबंध बताना है जॉन से, कि सोरेन कौन है जॉन की। तो देखें यहाँ पे, सोरेन मेरी दादी के, मेरी दादी मतलब कभी भी जब आप ब्लड रिलेशन पढ़ें तो स्वयं को मान के पढ़ें, मेरी दादी। क्लियर? मेरी दादी के इकलौते बेटे, मतलब मेरे पिता हुए ना वो, सोरेन मेरी दादी के, तो जॉन के क्या हुए, वो पिता हुए। बेटे की बेटी है, मतलब क्या, पिता की बेटी है। तो सोरेन जो है जॉन से कैसे संबंधित है, सोरेन होगी जॉन की बहन। दोस्तों आंसर आ चुका है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं, जो ये क्वेश्चन पेपर लिया गया है आज का 2 अप्रैल 2016 मॉर्निंग शिफ्ट का, इसकी पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। क्लियर है? तो आप वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेम वही पीडीएफ दूंगा दोस्तों जो रियल ओरिजिनल एग्जाम में आई हुई थी, उसमें मैंने कुछ भी बदलाव या छेड़खानी नहीं की हुई है। तो उसमें आपके लिए जो 40 क्वेश्चन जीके जीएस के मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं वो भी मिल जाएंगे, साइंस के भी मिल जाएंगे, और आपके लिए सीरियल वाइज रीजनिंग और के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। क्लियर है? तो आप डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ की लिंक को डाउनलोड करके पीडीएफ देख सकते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। वैसे तो मैं क्वेश्चन यहां पे ही पूरे लिख रहा हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। मतलब अगर हम समझे तो आधार हमको ज्ञात करना। 20 मीटर लंबी सीढ़ी है। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो सीढ़ी है वो 20 मीटर लंबी है और वह खड़ी दीवार पर, ये खड़ी हुई दीवार है, टिकी हुई है। इस तरीके से हम इसको टिका देंगे। क्लियर है? तो ये 20 मीटर लंबी क्या होगी दोस्तों, सीढ़ी हो जाएगी, ठीक है। ये 20 मीटर लंबी सीढ़ी हो चुकी है हमारी। इसको और डिजाइन दे सकते हैं आप चाहो तो। क्लियर है? हमसे पूछा जा रहा है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी बना देंगे। पूछा क्या जा रहा है, दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी, मतलब ये दीवार रही और ये सीढ़ी के पैर हुए। क्लियर है? जैसे इंसानों के पैर होते हैं ऐसे सीढ़े के पैर होते हैं, ऐसा आप मान लेना। यहाँ की दूरी हमको बताना है तो इसको हम x मान लेते हैं। क्लियर है? सिंपल है। एक तो दोस्तों यहाँ पर आप tan cos, बहुत सारे तरीके हैं उनसे हल कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे लिए क्या निकालना है दोस्तों, ये कर्ण हो गया और ये आधार, आधार हमारे लिए बताना है। तब आप ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले उनसे कर सकते हैं, नहीं तो अगर सबसे अच्छी जो ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक बोल सकते हैं उससे करना है। तो ये जब 60 डिग्री होता है, ये जब 60 डिग्री होता है दोस्तों, तो ये 2 होता है, ये 1 और ये कर्णी 3। मतलब जब 60 डिग्री जो आपका कोण होता है, क्लियर है, उन्नयन कोण, क्लियर, तो कर्ण होता है 2 यूनिट के बराबर और आधार 1 यूनिट के बराबर, और लंब होता है जो खड़ी लाइन वह कर्णी 3 यूनिट के बराबर होता है। यही सबसे अच्छी ट्रिक है और यही सबसे अच्छी अप्रोच है। इसके अलावा आप एग्जाम में
और किसी भी तरीके को प्रेफर नहीं कर सकते क्योंकि उनमें समय लगेगा। तो 2 यूनिट बराबर दोस्तों कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया है ना, कंपैरिजन कर देंगे तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा 10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यही तरीके आपके लिए दोस्तों लागू करना है अपने कैलकुलेशन में, आपको पूरा का पूरा डिजाइन नहीं करते रहना है। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं या फिर आप हल कर सकते हैं तो वीडियो को आप पॉज करके उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए। दोस्तों खुद का दिमाग पहले लगाइए, उसके बाद में आप क्लास को देखिए क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आपने जो पढ़ रखा था वो आप भूल गए या फिर आपके लिए पूरा का पूरा याद है, तो ये भी आप चेक करते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब आप सोच रहे होंगे सेकंड से सीधा 5वां नंबर क्वेश्चन क्यों आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो PDF आपके लिए डाल रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसके सीरियल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हल करा रहा हूं, क्योंकि जो 3 से लेके 5 के बीच में एक आपका क्वेश्चन हो जाए, सॉरी 2 से लेके 5 के बीच में जो आपके 3 और 4 नंबर क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों अलग टॉपिक सब्जेक्ट के हैं, जीएस के भी हो सकते हैं, साइंस के भी हो सकते हैं। हम केवल मैथ और रीजनिंग को कवर कर रहे हैं दोस्तों। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो जो सीरियल नंबर में डालूंगा वो डालूंगा मैं जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, क्लियर। PDF में आप मिला भी सकते हैं। देखें, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, गुणा का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो अभिव्यक्ति मूल्य की गणना कीजिए। यहां पर इसकी साइन चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना और इसको कैलकुलेट कर देना। जैसे कि माइनस, देखें माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, डिवाइड दिया हुआ है, और प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा है। और फिर से यहां देखें गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है। सिंपल, इसके ज्यों के त्यों नंबर आप लिख सकते हैं 5 और ये 35। अब इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देंगे। 5 का 7 गुना 35 गुणा 6 प्लस 7, 7 का 6 गुना 42 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 49। आंसर बी हो जाएगा। आई होप कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3 संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 है तो इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करें। दोस्तों संख्याएं कितनी है, 3 है। 4:5:7 के अनुपात में हम सीधा इसी क्वेश्चन से हल कर सकते हैं। 7 5 12 और 4 कितना दोस्तों, 16, और 16 यूनिट के बराबर टोटल कितना है संख्याओं का, 320 है। तो 1 यूनिट के बराबर निकाल देंगे, यहाँ से 20 आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करें। क्लियर है, सबसे छोटी कौन सी है, 4 यूनिट, और सबसे बड़ी 7 यूनिट। तो 4 यूनिट के बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, ये होगी 80, और 7 यूनिट के बराबर कितनी हो जाएगी, 140, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 20 निकला हुआ है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 140 में 80 तो कितना होगा दोस्तों, 220 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ ऐसा लगता है कि बहुत टफ आएंगे, टफ नहीं आएंगे दोस्तों, क्वेश्चन सिंपल आएंगे। और वैसे ये NTPC फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन पेपर है। क्लियर है, सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकते हैं, वो है ना, बाकी फर्स्ट स्टेज में बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि साफ दिया होता है। फर्स्ट स्टेज से उनको क्या करना होता है, स्टूडेंटों को छांटना होता है, स्क्रूटनी करनी होती है। क्लियर है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी जैसा है। प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, गुणा का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है। तो ये जो अभिव्यक्ति है या फिर ये इक्वेशन है, इसको हल करके बताइए। प्लस की जगह क्या लिखना है दोस्तों, हमारे लिए गुणा लिखना है। ठीक है, और गुणा की जगह क्या लिखना है, प्लस लिखना है। ठीक है, और डिवाइड की जगह क्या लिखना है दोस्तों, माइनस लिखना है। बाकी सेम नंबर को हम उतार देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब बोर्ड मास यहाँ पे अप्लाई होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से ये हो गया 105, 105 में 12 ऐड करना है, -7 करना है। क्लियर है। अब या तो आप 12 में से 7 घटा सकते हैं तो 5 बचेगा, तो यहाँ पर 110 आ जाएगा। जैसे आपने कैलकुलेट करना आप वैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्प में से छांटिए। लॉयन, रॉर, तो ऑल के लिए क्या लिखें, ऑल मतलब उल्लू। ठीक है, तो लॉयन जो शेर होता है वह गरजता है, रॉर का मतलब होता है दोस्तों गरजना। क्लियर है, तो ये लॉयन की क्या है, बोली है एक तरीके से। ठीक है, तो ऑल की बोली क्या होगी, इन ऑप्शन में से आपको बताना। ये सादृश्यता रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, सादृश्यता वाले टॉपिक का, जिसका आंसर होगा हूट। क्लियर है, जिसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हूट, क्योंकि ऑयल की जो बोली होती है वो हूट होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की जो लैंग्वेज है, नीचे दिए गए एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना है, भले ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के साथ मेल ना खाता हो।
और फिर निर्धारित करना है दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा इस कथन से तर्क संगत है। क्लियर। कथन दिया हुआ है उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, ये एक स्टेटमेंट है, कथन है। निष्कर्ष कोई जोखिम नहीं, कोई लाभ नहीं। सेकंड निष्कर्ष प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। इस 4 ऑप्शन में से हमें आंसर बताना है कि कौन सा तर्क संगत है। केवल एक तर्क संगत है निष्कर्ष, केवल 2 निष्कर्ष तर्क संगत है, क्या दोनों या फिर दोनों नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। फर्स्ट जो निष्कर्ष है कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं, तो ऐसा हमेशा सत्य नहीं है भाई। जरूरी थोड़ी है कि कोई भी जोखिम ना हो तो कोई लाभ ना हो, या फिर जोखिम उठाने पर ही लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है। तो ये तो तर्क संगत नहीं है। सेकंड, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, ये भी सही नहीं है। जरूरी थोड़ी है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति जीवन में जोखिम ले, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? डी आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। ये कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन था, ये भी रीजनिंग का ही दोस्तों क्वेश्चन था। दोस्तों इसकी भी लैंग्वेज सेम 10 नंबर क्वेश्चन के जैसी ही है, जो ऊपर मैंने लाइनें बोली हुई थी जो कि लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। कथन सभी कलम किताबें हैं, सभी किताबें मेज हैं। इन 4 ऑप्शनों में से हमें बताना है कि कौन सा राइट है। सभी मेज कलम है, कुछ मेज कलम है, सभी किताबें कलम है, कोई भी मेज किताब नहीं है। तो यहाँ पर सभी कलम दिया गया है, क्या है भाई? किताबें हैं। तो सभी कलम किताबें, हम वेन डायग्राम से इसको हल करेंगे, जो कि बहुत अच्छा तरीका है और बहुत ही कारगर तरीका है। सभी किताबें क्या है दोस्तों? मेज हैं। तो ये भी हमने बना दिया, सभी किताबें मेज बना दी। चारों ऑप्शन में से देखना हमारे लिए कौन सा मैच कर रहा है। सभी मेज कलम है, सभी मेज कलम है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मेज कलम है ये बोल सकते हो, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। कुछ मेज कलम है, जी हाँ, देखिए कुछ मेज क्या है? कलम है, तो ये राइट है। बाकी हम और भी चेक कर लेंगे, ठीक है। सभी किताबें कलम है, तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ किताबें कलम है, तो ये भी गलत हो गया। कोई भी मेज किताब नहीं है, तो यहाँ पर देखें कोई भी मेज किताब नहीं है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किताबें मेज हैं, ठीक है। और कोई भी मेज किताब नहीं है, ये गलत है, क्योंकि मेजें क्या हैं? कुछ मेजें किताब हैं, ठीक है। तो ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा राइट वी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन से इन क्वेश्चनों की PDF जरूर डाउनलोड कर लें, और PDF डाउनलोड करने के बाद आप पूरे के पूरे क्वेश्चनों को एक बार फिर से लगाएं। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर अभी कमेंट में कीजिए, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन कैसा? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है UAE बराबर लिखा हुआ है दिरहम, ठीक है। तो कोरिया के बराबर क्या होगा, ये हमारे लिए बताना है। जो कि पिछली लैंग्वेज थी सेम, वही इस क्वेश्चन में भी लैंग्वेज है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपसे कि आप PDF डाउनलोड कर लेना अगर कोई आपको इशू आता है तब। तो UAE की जो मुद्रा है वो क्या है दोस्तों? दिरहम है। तो कोरिया की मुद्रा हमको बताना है क्या? लीरा, क्यात, वॉन और टका। बताइए आप क्या है, कमेंट जल्दी से कीजिए दोस्तों। उसके बाद में ही आप इसका आंसर देखिए। तो इसका जो कोरिया की मुद्रा है दोस्तों वो क्या है? वॉन है, ठीक है। WON, वॉन। वॉन मतलब जीतने वाली, ठीक है, वही शब्द है ये, ठीक है। ये कोरिया की मुद्रा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, यदि A बराबर 1 है और EAT बराबर 26 है, तो CEAT बराबर क्या होगा? इन दोनों से हमारे लिए इसको क्रैक करना है कि आखिर उसका हम क्या वैल्यू देंगे। तो एक ही वैल्यू एक ही होती है, तो 1 है। और EAT बराबर 26 कैसे हो रहा है जरा देखें। E5 होता है, E1 और T होता है 20। सभी को जोड़ेंगे, कितना बन रहा है दोस्तों? 26 बन रहा है। यहाँ प्लस लगा देंगे, तो इन सभी के जो लेटर दिए गए हैं इन सभी के कोड को भी जोड़ देंगे। तो हम पूरे के पूरे नहीं लिखेंगे इसके बराबर, तो 26 हमको ऑलरेडी पता है। यही तो स्मार्ट वर्क हमें एग्जाम में अप्लाई करना होता है। बस 19 और जोड़ना है। तो 9 6 14 9 6 15 इकाई में 5 आना है, मतलब क्या होगा? इसका आंसर A हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों इस टेबल से 3 क्वेश्चन आने हैं आपके लिए, या आए हुए थे 15, 16 और 17, जो कि अभी हम हल करने वाले हैं। लिखा हुआ एक कंपनी का तिमाही बिक्री डेटा दिया गया है। वित्तीय वर्ष तिमाही बिक्री लाख रुपए में, ठीक है ना। ये बिक्री दी गई कैसी? लाख रुपए में। तिमाही मतलब हर 3 माह, मतलब एक वर्ष में 4 तिमाही होंगी, ठीक है। तो जो वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 12-13 जो 12-13 वित्तीय वर्ष था उसकी पहली तिमाही में क्वार्टर, Q1 लिखा है, मतलब क्वार्टर मतलब तिमाही, ठीक है ना। दारू वाला क्वार्टर नहीं भाई, क्वार्टरली एग्जाम वाला क्वार्टर है ना, जो बचपन में आपने तिमाही एग्जाम दिए होंगे वही वाला, ठीक है। तो Q1 में 25 लाख की फाइनेंशियल ईयर 12-13 के सेकेंड क्वार्टर में, 34 लाख की फाइनेंशियल ईयर 12-13 में, थर्ड क्वार्टर में
24 लाख की। इस तरीके से ये पूरी टेबल पे आप नज़र मार लेना और पढ़ लेना, ठीक है। हम सीधा क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी थी? वित्तीय वर्ष 14-15, यहाँ क्वार्टर की कोई बात नहीं की गई है, तो हम 14-15 के पूरे अमाउंट को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 फाइनेंशियल ईयर 14-15 14-15 14-15, तो हमें 4 नंबर को जोड़ देना है इस तरीके से। ये 45 48 44 41, ये सभी किसमें हैं दोस्तों? ये पूरे के पूरे लाख में है। ये पूरे के पूरे किसमें हैं दोस्तों? लाख में हैं। इन सभी को ऐड करने पर देखते हैं कितना बनता है। इकाई से तो होगा नहीं, क्योंकि इकाई में 8 दिया हुआ है सभी में। देखें 4 और 1 5, 4 और 1 5 8 5 13, 13 और 8 कितना हो रहा है दोस्तों? आपका 21 हो रहा है। क्लियर? यहाँ पर यार कुछ मिस्टेक आ रहा है मेरे हिसाब से। 48, अच्छा ये 44 लिखा हुआ है, ये 45 है, सॉरी। स्टार्टिंग वाला 45 48 44 41, ठीक है ना। पहले क्वार्टर की जो बिक्री है वो 45 लाख की, सेकंड की 48, थर्ड की 44 और फोर्थ की 41। इन सभी को आप जोड़ेंगे जब 4 और 1 5, 8 5 13, 13 और 5 जोड़ेंगे 18 की 8, कैरी आ रहा है 1, 4 और 4 8। 8 कितनी बार है दोस्तों? 4 बार है। तो यहाँ पर एक और जोड़ दें, 178 आ जाए। 178 मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी सेम टेबल से क्वेश्चन करने हैं दोस्तों हमारे लिए 2 और 16 और 17, 16 और 17 नंबर भी क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए दोस्तों इसी टेबल से सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, टेबल वही है। फाइनेंशियल ईयर 12-13 से फाइनेंशियल ईयर 13-14 में कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास प्रतिशत कितना है? यहाँ पे विकास मतलब मोदी जी वाला नहीं, विकास प्रतिशत कितना है। विकास मतलब हमेशा वृद्धि होती है, हमारे मोदी जी की तरह कमी नहीं हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वृद्धि हमारे लिए बताना है। 13-14 में 12-13 से कितनी वृद्धि हुई है फाइनेंशियल ईयर, तो 12-13 की सभी बिक्री को हम ऐड कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इन सबको ऐड करना है दोस्तों हमारे लिए। 25 34 24 29, सॉरी ये ज़्यादा हो गया है ना, 25 34 24 29, इन 4 क्वार्टर की हमारे लिए बिक्री को ऐड करना है। ये कौन से ईयर की है? 12-13 की। तो 25 34 24 और ये 29, क्लियर है। ये टोटल होगा दोस्तों 112, ठीक है। और यहाँ पर 13-14 फाइनेंशियल ईयर की, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 4 क्वार्टर की हमारे लिए ये बिक्री ऐड कर देना है, ठीक है ना। 36 32 39 33, 36 32 39 और ये 33, इस सबको जब हम ऐड करेंगे 140 होगा। अब हमें ये बताना है कि 12-13 से 13-14 में कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास प्रतिशत कितना है। थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे लिए ये बताना है कि इससे इसमें कितना विकास हुआ है। तो ये विकास मोदी जी वाला नहीं, जो कि अभी पैदा ही नहीं हुआ है ना, पता नहीं कब पैदा होगा। ये विकास हमें देखना है 112 से कितना बढ़ गया, कितना विकास हुआ है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे 28 का विकास हुआ है। किससे? 12-13 से। तो जिससे या जिस पर परसेंट निकालना होता है उसको बटे में रखते हैं, जिसका परसेंट निकालना पड़ता है उसको अंश में और गुणा कर देते हैं 100 से। तो यहाँ से जब इसको हम काटा पीटी कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी। मतलब 25% का विकास हुआ है दोस्तों 12-13 के फाइनेंशियल ईयर से 13-14 के फाइनेंशियल ईयर में। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों एक ही टेबल से किस तरीके के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे कमांड रखना ऐसे कोई भी क्वेश्चन पे, क्योंकि एक ही टेबल से एक ही फॉर्मेट से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्योंकि रीजनिंग भी आ रही होती है, कितने नंबर की दोस्तों? 30 नंबर की आ रही होती है। तो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चनों के आने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर है? क्वेश्चन देखें, वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है? ये लाख में वैल्यू दे रखी है। औसत निकालना है हमारे लिए 13-14 के पूरे फाइनेंशियल ईयर का। तो 13-14 यहाँ तक का जाएगा, है ना ये। तो यहाँ से वैल्यू जो हमारे लिए लिखनी है दोस्तों वो हो जाएगी कौन सी? 36 से लेके 33 तक की। 36 से लेके 33 तक की, इन सभी के लिए हमारे लिए ऐड करना है औसत निकालने के लिए। और क्या कर देना है दोस्तों? टोटल से भाग दे देना है। औसत का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, सभी संख्याओं का योग बटे टोटल संख्याएं। कुल संख्याएं कितनी हैं दोस्तों? 4 हैं। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे, हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी 35 लाख। क्लियर है? क्योंकि ये वैल्यू जो दे रखी है दोस्तों यह है लाख में दे रखी है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं और
उसी उनकी काम करने की दर का अनुपात दिया गया है 8:5 है। दर मतलब दोस्तों वर्क कैपेसिटी या फिर स्पीड भी बोल सकते हो। तो ये उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ये ऑप्शन दिए हैं, अगर आप इसको हल कर सकते हैं तो वीडियो को रोकिए और आंसर लगाइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके, क्योंकि जब आप आंसर कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि चलो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ऐसा पसीना बहा बहा के वो मेहनत कुछ सार्थक हो रही है। आप भी थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं पंखे और कूलर की हवा में बैठ के। क्लियर है? तो देखें यहाँ पर सबसे पहले इनकी जो क्या दी गई है दोस्तों, वर्क कैपेसिटी ही कहलाएगी, दर कहलाएगी। दर क्या कहलाएगी? वर्क कैपेसिटी 8:5 कहलाएगी। ठीक है, 8:5 मतलब ये 8 यूनिट काम की स्पीड से काम करता है। मतलब अगर यहाँ पे दिन दिए हैं तो आप दिन बोल सकते हो 8 यूनिट पर डे, और बी करता है 5 यूनिट पर डे। हम बोल सकते हैं कि यह ईंटें बनाते हैं तो ये 8 यूनिट पर डे बनाता है और बी 5 यूनिट या 5 ईंटें पर डे बनाता है। ठीक है, और अगर ये दोनों मिल जाते हैं, मतलब अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो काम कितना होगा? एक दिन में 13 यूनिट बनाएंगे या फिर 13 ईंटें बनाएंगे। तो 13 गुणा ऐसा काम ये कितने दिनों तक करते हैं? एक दिन में 13 काम करते हैं या फिर 13 ईंटें बनाते हैं तो 40 दिन में कितनी बनाएंगे दोस्तों? टोटल 520 ईंटें, या फिर कुल काम करेंगे दोस्तों कितना? 520 यह काम करेंगे। क्लियर है? हमें पूछा जा रहा है तो ये उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा। अकेला कितने दिन में करेगा दोस्तों? ये 8 यूनिट काम करता है एक दिन में। याद रखना, दर हमेशा, वर्क कैपेसिटी दर स्पीड हमेशा इस यूनिट पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ दिन दिए गए हैं तो ये पर डे की होगी, और अगर यहाँ पर घंटे दिया जा रहा है तो प्रति घंटे की होगी, और अगर यहाँ पे मिनट दिया जा रहा है तो प्रति मिनट की होगी, और यहाँ पे अगर सेकंड दिया जा रहा है यूनिट में तो ये पर सेकंड की होगी। क्लियर है? हमसे पूछा जा रहा है ये अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। हमने टोटल काम बना लिया, कितना आया? 520 यूनिट या 520 यूनिट या फिर 520 कुर्सी। एक ही जो कैपेसिटी है 8 यूनिट की पर डे की है, तो 8 से हम इसमें भाग कर देंगे दोस्तों, तो यहां पर आ जाएगा 65 दिन, और हमारा आंसर जो मैच कर जाएगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है तो उसका तो उसका आधार ज्ञात करो। क्लियर है? जब कभी भी दोस्तों समकोण त्रिभुज की बात की जा रही होती है तो उसमें हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही लगती हैं, मतलब जो तिर्यक संख्याएं होती हैं, जो आप जानते हैं हमेशा से पढ़े हैं, कर्ण का वर्ग होता है जो लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। जो ऊंचाई है आधार से 7 मीटर अधिक है तो आधार को हम x मान लेंगे, ऊंचाई हो जाएगी x+7। क्लियर है? ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वह दिया हुआ है 30 वर्ग मीटर। एक तो आप इसको ओरली कर सकते हैं। ओरली करने के लिए दोस्तों ये आपने यहाँ पर जो ट्रिपलेट लानी है, ट्रिपलेट जो लिखनी है वो संख्याएं, ट्रिपलेट कौन सी होती है? जैसे 3, 4, 5। ठीक है, 5 कर्ण होगा, 4 इनमें से कुछ भी हो सकता है। इनमें अंतर कितने का होना चाहिए? 7 का। ऐसी कोई ट्रिपलेट है क्या? तो जी हाँ बिल्कुल है, 5, 12 और 13। देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है? 7 है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या तो कर्ण होती है, तो ये तो कर्ण हो जाएगी जिसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया? 12, और ये हो गया 5। सिंपल। इसका अभी आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 वर्ग मीटर ही आएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये 30 आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है? x हमने माना हुआ है। क्लियर है? और ऊंचाई है जो हमारी कितनी है? x+7 है। x+ कितनी है दोस्तों? 7। यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, है ना, ये कटा नहीं है, डिवाइड नहीं हुआ है दोस्तों। क्या किया हुआ है? मैंने गुणा किया हुआ है। तो 60 बराबर x², इसका इसमें गुणा कर देंगे +7x। यहाँ देखिए ये तो दोस्तों समीकरण बन गया हमारे पास में, x² + 7x - 60 बराबर 0 के लेने पर। अब तो क्या करेंगे हम? जोड़ने घटाने पर ये बनना चाहिए। ठीक है, गुणा में क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे क्या होता है? 60। 12 में से 5 घटाओ क्या आएगा दोस्तों? 7 आ जाएगा। सिंपल, मतलब एक वैल्यू 12 आनी है और एक आनी है हमारी, कितनी आनी है दोस्तों? 5 आनी है। ठीक है ना? क्लियर। तो ये हमारी 5 हो गई, ये कितनी हो गई दोस्तों? 12 हो गई। ठीक है, इसको आप क्रॉस चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये 5 है और ये कितनी है? 12 है, और इससे डिवाइड करेंगे 2 का 6 गुना 12, 6 5 30, 30 के बराबर में हो जाए। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट अलग अलग लेते जाएं, ऐसे मिक्स बिल्कुल
बिल्कुल भी ना करें और हमें इसी स्पीड से इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, हल करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, दी गई संख्या के लिए भिन्न में से कौन सा सही है। ये सभी किस क्रम में लिखी हैं दोस्तों, आरोही बढ़ते असेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई हैं संख्याएं और बहुत ही बड़ी बड़ी संख्याएं और मोस्टली अभाज्य संख्याएं। जैसे ये 97 लिखा हुआ है, 79 लिखा हुआ है, ये कैसी संख्या है दोस्तों, 21 हो गया, 21 तो भाज्य 13 हो गया, क्लियर। ये कैसी संख्या है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं और इनको गुणा करने में बहुत बड़े नंबर आएंगे। तो कैसी ऐसी कोई ट्रिक हो सकती है जिनको आप देख के आंसर कर सके, तो जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। देखिए यहाँ पे हमारे क्या करना है, सीधा ये एक चेक कर लेते हैं हम ए नंबर के लिए, ठीक है। इनका अंतर देखना है हमारे लिए, ध्यान देना 21 और 13 में दोस्तों कितने का अंतर है हमारे लिए ये देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से अंतर कितने का आया, 8 का आया। इन दोनों में कितने का अंतर है दोस्तों, यहाँ पर 20 का अंतर आएगा इन दोनों नंबर में। हर और अंश में, हर और अंश का अंतर देखना है, हर और अंश का अंतर देखना है, ठीक है ना। यहाँ 7 में 7 घटाया, 9 में से 5 घटाओगे 4, यहाँ पे 40 आएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर 4 में से 2 घटाया आपने 2 और 9 में से 5 घटाया दोस्तों 4, ये इन दोनों का अंतर कितना आया 42। हर और अंश का अंतर देखना है, 9 में से 6 घटाया 3 आया, 7 में से 3 घटाया दोस्तों 4, 43। अब करना क्या है दोस्तों, हमें ये देखना है कि जिसका अंतर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी और जिसका अंतर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी होगी। हमें जमाना है आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। इसका मतलब हमें सबसे पहले कौन सी नंबर लगानी पड़ेगी, छोटा नंबर लगाना पड़ेगा। तो हम उसके अकॉर्डिंग क्रम डालते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। इसका मतलब ये तो उल्टे लगे हुए हैं, हमें सेम ऐसे चाहिए पलट के। तो ऐसा कोई है क्या 36/79 सबसे पहले लिखा हो, तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, लेकिन हमें सेकंड नंबर पे कौन चाहिए 52/94, ऐसा कोई है। तो देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन है। तीसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए 57/97, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, केवल डी ऑप्शन है दोस्तों। ये ट्रिक आपकी हमेशा कारगर होगी, हमेशा काम करेगी। देखिए यहाँ पे मैं इसको चेक करके भी बता दे रहा हूँ। जैसे 2/9 लिखते हैं और हमें 3/5, इनमें बताना है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो यहाँ पे अंतर देखिए जरा आप, अंतर कितना आएगा दोस्तों, इसमें 7 का अंतर आ रहा है और इसमें कितने का अंतर आया दोस्तों, 2 का अंतर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सही लिखी हुई है, यही नंबर बड़ा है, क्योंकि जिसका अंतर छोटा है अंश और हर का वह बड़ा, और जिसका बड़ा अंतर आ रहा है वह छोटी होती है। इसको जब हम चेक भी करेंगे तो ये 0.22 आएगा, क्लियर है। जब इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 0.6 आएगा, तो अभी भी देखिए ये छोटा है और ये बड़ा, ये हमने क्रॉस चेक कर लिया। वही ट्रिक हमने यहाँ पर लगाई हुई है। क्या करना है, किसी एक नंबर को, किसी एक ऑप्शन को आप चेक कर लें। जरूरी नहीं कि ए को ही करें, आप डी को कर लें, बी को कर लें, सी को कर लें, जो आपको चेक करना है आप उसको चेक कर लीजिए। और उसके बाद में ये देखना है आपको अंश और हर में अंतर कितना है, और जिसका अंतर सबसे ज्यादा होगा अंश और हर में वही सबसे छोटी, और जिसका अंतर अंश और हर का सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। क्लियर है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। स्टूडेंट के लिए NVPFZPO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टीचर के लिए क्या लिखा जाएगा, जिस सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को ये लिखा गया है। क्लियर है। सबसे पहला काम हमें कोडिंग डिकोडिंग ही डालना पड़ेगा। तो S19 T20 U21 D4 E5 N14 T20 N14 V22 P16 F6 Z26 P16 O15। अब हमें इसको डिकोड करना है, तोड़ना है, देखना है कि ये रिलेशन कैसे बन रहा है। देखें 19 में से कितना है ये छोटा, -5 छोटा है, 20 + 2 है ना, 21 में से -5, ठीक है। और 4 में हमने जोड़ा 2 तो 6 हुआ। 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। क्या 0 मतलब क्या आएगा 26 ही आएगा, और क्या आएगा Z आएगा, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, रिसाइकिल फॉर्म में ये चलती है। 14 में 2 जोड़ेंगे 16, और 20 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 15। यही सीरीज हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। मतलब पहले लेटर से 5 घटाना है, फिर 2 जोड़ना, फिर 5 घटाना, फिर 2 जोड़ना, फिर 5 घटाना, फिर 2 जोड़ना, इस तरीके से करते जाना है। तो T हुआ 20 E5 A1 C3 H8 E5 R 18। क्या करना है 5 घटाना है, मतलब 15 आएगा, 15 मतलब O आएगा। क्लियर है। एक हमने स्टार्टिंग लेटर देख लिया, एक हम लास्ट देख लेंगे, क्योंकि ऐसे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं हमारे लिए। कभी भी कोडिंग डिकोडिंग में आप फंसे ना, ज़्यादा क्या ना करें दोस्तों, ज़्यादा परेशान ना हो। एक और लेटर देख लेंगे, क्योंकि ऐसा लास्ट में M भी दिख रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 2 जोड़ना है। क्या करना है दोस्तों, 2 जोड़ना है। 5 और 2 7, 7 मतलब जी, तो ओ जी किसी में आ रहा है जी हाँ। बस अब पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के जो कि 1-2 लेटर से आ जाते हैं और हम पूरा सॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस की वजह से। तो ना तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस में रहना है, ना ही लो कॉन्फिडेंस में रहना है, हमें रहना है नॉर्मल कॉन्फिडेंस में, ठीक है ना, ताकि हमारे क्वेश्चन भी गलत ना हो और हम बेवजह इनको पूरा का पूरा चेक भी ना करते रहें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है, उन दोनों का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों अनुपात दिया हुआ है 7:2 और टोटल अंतर दिया हुआ है कितना, 50 का। तो इन्हीं का हम अंतर कर देंगे, 5 यूनिट आएगा और 5 यूनिट बराबर कितना, 50, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 10। हमें बताना है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो 7:2 में 1 यूनिट बराबर 7 है, तो 7 बराबर 70 और 2 बराबर 20। इन दोनों का आपस में जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1400 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बहुत ही सिंपल और सरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हेल्थ के लिए किसी सांकेतिक भाषा में हेल्थ के लिए IDBK लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हॉस्पिटल को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, वो ऑप्शन दिए गए हैं। चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमें कोडिंग ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ स्पेशल कंडीशन होती है जब कोडिंग नहीं डालनी पड़ती, मोस्टली में हमें डालनी पड़ती है। तो आप कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से याद करके रखें। H8 I5 A1 L12 T20 H8 इस तरीके से। I नो D4 B2 K11 U21 और G7 कोडिंग डिकोडिंग डाल लेते हैं आप, तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को हल करना। और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको याद भी हो जाएगी बहुत अच्छे से स्पीड में कोडिंग डिकोडिंग। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें कोडिंग डिकोडिंग डालने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए डलवा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को हल करते करते इसकी कोडिंग डिकोडिंग कंठस्थ मौखिक याद कर लें। 8 और 1 9, यहाँ 5 में से 1 घटाया 4, 1 और 1 2, हमें साफ दिख रहा है यही सीरीज इसमें चलने वाली है। 1 घटाना है दोस्तों, और क्या करना है हमारे लिए, 1 जोड़ना है फिर 1 घटाना है, 1 जोड़ना है फिर 1 घटाना है। तो यहाँ पे H8, ठीक है, H8, H में से आप 1 कम करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 7 आएगा, मतलब G आएगा। क्लियर है। G स्टार्टिंग में किसी ऑप्शन में है क्या दोस्तों, स्टार्टिंग में जोड़ना है H8, तो I 9, स्टार्टिंग में I आ रहा है, ठीक है। तो हम लास्ट वाला लेटर देखते हैं। लास्ट में क्या करना पड़ेगा दोस्तों हमारे लिए, जाते जाते यहाँ से देखो, 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, मतलब L 12 में से घटाना क्या आना चाहिए, लास्ट में K आना चाहिए। लेकिन ऐसे 2 ऑप्शन है, ये तो हमारे कैंसिल ही हो गए दोनों। या तो हमारा D आंसर है दोस्तों, या फिर क्या है दोस्तों, A है। तो इसका सेकेंड लेटर देखें स्टार्टिंग का, यहाँ पे हमें O 15 में से 1 घटाओगे N आएगा 14, तो IN स्टार्टिंग किस में है, IN D में है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, हमारा D हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो कैसा है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज है, क्लियर है, और 2 साल का समय दिया है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% वार्षिक है, लेकिन हमें जो ब्याज निकालना है वो अर्धवार्षिक रूप से निकालना है। तो हमारी जो दर होगी अर्धवार्षिक वो कितनी हो जाएगी, 20% का हम आधा कर देंगे, क्योंकि 20% 12 महीने की दर है, या फिर 1 साल की, आधे साल की जो दर होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 10% हो जाएगी। फिर हमारे लिए ये बताना है कि दर से कितने रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे का मतलब होता है हमेशा मिश्र धन, क्लियर है, टोटल धनराशि, मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज भी मिला के। यहाँ पर समय हमें दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 वर्ष टोटल, 12 महीने के 2 वर्ष, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से कितने वर्ष हो जाएंगे, अर्धवार्षिक के हिसाब से कितने साल होंगे दोस्तों, 6 माह, 6 माह, फिर 6 माह, फिर 6 माह, इस तरीके से कितने साल हो जाएंगे, 4 अर्धवार्षिक वर्ष हो जाएंगे। क्लियर है। 4 आधे साल के वर्ष हो जाएंगे। क्लियर है। क्योंकि हम 6 महीने में ब्याज निकाल रहे हैं तो भी हमारे लिए वो 1 साल के ही बराबर है, जैसा कि 12 महीने में ब्याज निकालते हैं जो 1 साल होता है। तो 6 महीने की 1 साल मान लेंगे और कोई फर्क नहीं है। इसको निकालने का मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तरीका है कि हम फॉर्मूले से ही निकाल लें, A बराबर P 1 धन R/100 पर T की पावर। कई तरीके हैं दोस्तों, आप और भी कई तरीकों से निकाल सकते हैं। वैसे तो मैं फॉर्मूला सजेस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हमें धनराशि निकालना है, मिश्र धन निकालना है, तो इससे बेहतर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्र धन हमारे लिए बताना है, मूलधन दिया गया है दोस्तों 80,000,
एक धन रेट कितनी है 10% है। अब यहाँ पर हम 20% रेट नहीं लेंगे क्योंकि हमें अर्धवार्षिक काउंटिंग करना है। समय कितना है 4 वर्ष है, 6 महीने वाला 4 वर्ष का समय। ठीक है, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ इस वजह से टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 एकम 10 और 11/10 यहाँ पर गुणा आएगा, कितनी बार है दोस्तों 4 बार है। ठीक है, तो ए बराबर ये हुआ 80,000 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, इस तरीके से 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। 4 जीरो ऊपर है कैंसिल होने के लिए, 4 ही नीचे है, तो ये कैंसिल हो गए दोस्तों। ठीक है, अब क्या आप इसको पूरा गुणा करेंगे तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन सब से इकाई का अंक 1 आएगा और यहाँ 8 एकम 8, लास्ट में जिसमें इकाई में 8 होगा वही हमारा आंसर होगा, मतलब बी। सिंपल, आप इसको पूरा का पूरा गुणा करके देख भी सकते हैं और मेरे लिए कमेंट में बता सकते हैं। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यही तो होता है बार बार प्रैक्टिस करने से कि आप इन चीज़ों को जज करने लगते हैं। अगर ये इकाई से नहीं होता तो हम किससे कर लेते, दहाई अंकों से भी कर सकते थे, क्योंकि ये पहाड़ से सिर मारना कोई बड़ी बात नहीं है कि इनका गुणा कर पाना, सब कर लेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा हल करने हैं, क्योंकि वैसे भी एनटीपीसी में माइनस मार्किंग रहती है। ठीक है, ग्रुप डी में भी माइनस मार्किंग है, तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करना है, समय कम होता है, हम तुक्का मार नहीं सकते। तो ये लीजिए हो गया इकाई से, तो आंसर आ गया बी। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनें। क्वेश्चन है बिहार, बिहार के इक्वल में दिया हुआ है पटना, मतलब बिहार की राजधानी है दोस्तों पटना। तो गुजरात के बराबर हमको पूछा गया है क्या होगा, तो गुजरात की राजधानी दोस्तों क्या होगी, गांधीनगर हो जाएगी, ये हमारा आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सिंपल आते हैं, सादृश्यता का क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में, कि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन का सीरियल नंबर ले रहा हूं वह है हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ले रहा हूं, मतलब जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको नंबरिंग कर रहा हूं क्वेश्चनों की, नहीं तो आप सोचें कि यहाँ पे 33 छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। 34, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं 10 वर्ष और सेकंड ऑप्शन है 36 वर्ष, मतलब बी ऑप्शन, और सी ऑप्शन है 32 वर्ष और डी ऑप्शन है यहाँ पर 40 वर्ष। ये क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन हल कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, तो हम उसको एग्जाम की दृष्टि से ही हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से बहुत जल्दी ऑप्शन से कर सकते हैं क्रॉस चेक करके। जैसे दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, क्लियर है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अगर ये 10 वर्ष हम मान लेते हैं पिता की वर्तमान आयु, समझना मेरी बात को, ठीक है, तो ये 3 वर्ष बाद तो 13 का ही हुआ, और 13 किसी का 3 गुना ही नहीं है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी, अगर हम मानते हैं कि वर्तमान में पिता 36 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा दोस्तों कितने वर्ष का, 39 वर्ष का हो जाएगा, क्लियर है। अब यहां पर दिया गया है कि वह अपने पुत्र से कितने वर्ष बड़ा है, 26 वर्ष बड़ा है, 26 बड़ा है अपने पुत्र से, तो पुत्र कितने का हो जाएगा दोस्तों, 10 वर्ष का हो जाएगा। 10 से 36 कैसा है, 26 वर्ष बड़ा है, और 3 वर्ष बाद ये 39 वर्ष आया हुआ है, 3 वर्ष बाद आयु है किसकी, पिता की, तो पुत्र 3 वर्ष बाद कितने का होगा, 3 वर्ष बाद पुत्र 13 का हो गया। तो देखिए क्या पुत्र से वह 3 वर्ष बाद में 3 गुना हो पा रहा है, तो बिल्कुल है, 13 3 39, तो ये हमारा ऑप्शन राइट चला जाएगा। बाकी ऑप्शन हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर आप बोलेंगे कि यार ये पहले होते तो ये तो बैलेंस ही नहीं करेंगे ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करते हैं और आप उनको इसी तरीके से ही हल करेंगे। नंबर 35, 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 की माध्यिका ज्ञात करें। ऑप्शन है 25, 26, 29, 31। तो दोस्तों माध्यिका और औसत में, एवरेज में क्या फर्क होता है, एवरेज कोई भी वैल्यू हो जाती है बीच की, जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं कि ये लिखा हुआ है 7 और 9,
9 7 16 लिखा हुआ है और एक और कोई नंबर लिख लेते हैं हम, ये एक लिखा हुआ है। तीन संख्याएं डिवाइड बाय हम जब 3 करेंगे तो यहां से इनका औसत निकलेगा और औसत इन तीनों नंबर में से कोई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो माध्यिका होती है, मीडियन होती है, वह दी गई संख्याओं में से ही कोई बीच वाली ही संख्या होती है, उसके अलावा वह कोई भी संख्या दूसरी नहीं हो सकती। देखें यहां पर, तो इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लेंगे और जो बीच में नंबर आएगा उसको आंसर कर देंगे। तो सबसे पहले आएगा 11, फिर होगा 23, फिर हो गया 25, फिर हो गया 26, फिर 29, फिर 31 और फिर 39। तो इनमें जो बीच में नंबर आएगा वह मीडियन कहलाएगा, माध्यिका। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां पर माध्यिका क्या हो जाएगी दोस्तों? 26 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36, एक निश्चित धनराशि का एसआई की दर से, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि वह 3% अधिक दर पर निवेश करता तो 900 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो मूलधन ज्ञात करें। ऑप्शन है 3500, 4000, 4500 और 5000। ठीक है, यहां पर 3% अधिक की दर पर निवेश करता तो 900 रुपए अधिक प्राप्त होते। कब? 6 वर्षों में। तो 6 वर्षों में 3% की दर से टोटल ब्याज कितना बना दोस्तों? 18% बना। और 18% के बराबर अगर आप समझ पा रहे हो तो क्या है? अधिक ब्याज है ना 900 रुपए। तो यहां से हम 1% बराबर निकालेंगे, कितना आएगा? 50 रुपए। मूलधन कितना होता है मेरे भाई? 100% होता है हमेशा। तो 100% बराबर जब हम इसको काउंट करेंगे तो ये बनेगा 5000। और आंसर हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों ये 37। ठीक है, तो इनके लिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 45, 5 का 9 गुना 9 दूनी 18 प्लस 9 बना 45, 5 दूनी 10। ठीक है, 9 का 5 गुना 45, 5 दूनी 10 डिवाइड बाय, यहां पर भी एलसीएम 45 आया। क्लियर है, तो 5 9 45, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 25। ये तो आपको पता ही कैंसिल हो जाएंगे, इधर ही कर सकते हो आप डिवाइड में। चाहो तो 18 10 कितना हो रहा? 28/45। ये डिवाइड का हम गुणा बना लेंगे, है ना, गुणा हो जाता है, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये 45 बटे में इस 25 और 28 को हमें जोड़ना है, कितना बनेगा? 43 बनेगा। ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? 28/43, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, P कार्य करने में Q से 2 गुना है, 2 गुना सक्षम है। दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और 22 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। Q अकेला उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा? अगर आपको याद हो दोस्तों, आपने पूरी क्लास को अटेंड किया हो तो स्टार्टिंग में भी सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 42 में P और Q की कार्य क्षमता दी हुई है। वर्क कैपेसिटी कितनी है? P की कार्य क्षमता Q से 2 गुना सक्षम है। P Q से 2 गुना सक्षम है, तो ये कार्य जो क्षमता है इसकी, ये मान ली हमने, Q की 1 मान ली तो P की हो जाएगी 2। क्लियर है। अब यहां पर दिया है Q अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा जिसको वह दोनों मिलके 22 दिनों में करते हैं। एक दिन की कार्य क्षमता डिपेंड करती है दोस्तों यूनिट पे, घंटे में, मिनट में, दिन में। तो अभी दिन दिए गए हैं, तो P अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, Q अकेला 1, दोनों मिल गए तो कितना करेंगे? 3 यूनिट। और ऐसे वह कब तक काम करते हैं पूरे काम को खत्म करने में? 22 दिनों तक। तो 22 का 3 गुना 66 हम मान लेंगे कुल काम है। ईंटें बनाना, पत्थर बनाना, कुछ भी आप मान सकते हो। 66 कुल काम है हमारा। तो हमसे पूछा है Q अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। Q भाई करता ही कितना है काम? 1 दिन में 1, तो 66 काम को कितने दिन में करेगा? 66 दिन में ही करेगा ना। तो ये आंसर रहा 66, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 27 जोड़ें तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुना हो जाती है। तो वह 2 अंकों की संख्या क्या होगी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का। एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों की योग की 4 गुनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शनों पे नजर डाल लें आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आप मोस्टली चाहें तो ऑप्शन से ही हल करें और ऑप्शन से ये हल हो जाते हैं। बाकी इनकी अगर आप बेसिक में जाओगे तो जरूरत नहीं, क्योंकि 4 नंबर आपको कहीं मिलने नहीं। एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। अंकों का योग भाई सभी का 4 का 2 गुना, सॉरी अंकों का योग 4 2 6, 6 का 4 गुना 24। क्लियर है। तो ये तो सेम पूरे ऑप्शन जो उसने एक से ही दिए हैं, 2 और 1 3, 3 का 4 गुना 12, 8 4 12, 12 का 4 गुना
48 6 3 9 9 चौके 4 गुना 36। तो ये चारों ऑप्शन उसने एक से ही बना के दिए, थोड़ा सा कठिन कर दिया। यदि संख्या में 27 जोड़ें तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुना हो जाती है, अपने अंकों की योग की 7 गुना हो जाती है अगर 27 जोड़ें तो यहाँ पे हम चेक ही कर लें सबसे बढ़िया। तो 27 जोड़ रहे हैं 24 में, ठीक है ना। तो ये 7 4 11 1 2 2 4 1 5, क्या अपने के अंकों की योग की यह 7 गुना है? तो 7 और 2 9, 9 का या 51 किसी का भाई 7 गुना होता ही नहीं है, तो ये यहाँ से कैंसिल। मैं लिख के बता रहा हूँ तो समय लग रहा है, आप ओरली कर सकते हैं। 12 में आप 27 जोड़ दें, 12 में जब आप प्लस 27 करेंगे तो ये हुआ 7 दूना 2 और 1 3, 39 किसी का 7 गुना है क्या? होता ही नहीं है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 8 ये 48 में हम 27 जोड़ दें, 8 7 15 कैरी 1 2 और 1 3 4 3 7, 75 किसी का 7 गुना है क्या? होता ही नहीं है, तो आप 36 को चेक ही ना करो, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। इसको आप हल करके देख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46, एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में शहर क्यू से शहर बाय, एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में शहर क्या लिखा हुआ है एक्स से बाय की ओर जाती है और धारा की दिशा में बाय से शहर एक्स की ओर वापस आती है। ये भाई विपरीत जाती है, विरुद्ध मतलब विपरीत, और ये आती है दिशा में, ठीक है, इस तरफ से, ठीक है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति, जो नाव की चाल है स्थिर पानी में वह है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति है बोट की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, जब कभी भी नाव धारा की दिशा में जाएगी तो जो नाव की स्पीड होगी और कुछ तो धारा की स्पीड होगी, मतलब वह पानी बहा के ले जाएगा ना नाव को, तो दोनों की चालें धारा की दिशा में जुड़ जाती हैं, b + w किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, क्योंकि y से x की तरफ वह धारा की दिशा में आ रही है। जब वही नाव धारा की विपरीत दिशा में जाती है, मतलब धारा जिस तरफ से आ रही है उसी तरफ नाव जा रही है, तो जो नाव की स्पीड होगी उससे धारा की स्पीड कुछ इनएक्टिव करेगी, रोकेगी, मतलब दोनों की चालें घट जाती हैं, b - w। विपरीत दिशा में नाव और धारा की चाल को घटा देंगे, तो यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है ना, क्लियर है। बी बोट की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और वाटर की 10 किलोमीटर प्रति घंटा, घटाओगे तो क्या बनेगी दोस्तों, यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और जब दोनों की चालें जुड़ेंगी तो 40 और 10 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर आप समझ पा रहे हो तो ये क्वेश्चन हो गया सिंपल सा टाइम एंड डिस्टेंस का। अब यहाँ से नाव या बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट खत्म। अब आप इसको कई तरीकों से कर सकते हो, कोई तो डिस्टेंस माननी पड़ेगी तो इनके एलसीएम से ले सकते हो और आप इसको हल कर सकते हो। दूसरा एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है औसत निकालने का, ठीक है ना। एक समान दिशा से कोई व्यक्ति किसी दूरी तक जाता है और उस दूरी से फिर समान दिशा पे वापस लौटता है फिक्स के लिए, तो वो बनता है 2xy अपॉन में x + y। यहाँ से क्या आ जाती है, औसत चाल आ जाती है उसकी। ये बहुत से छात्रों को पता होगा और नहीं है पता तो टाइम एंड डिस्टेंस की आप प्लेलिस्ट देखिए, वहां पे मैंने इसको बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। तो 2 गुणा x कितनी मान लेंगे हम 30, या y को कोई भी मान लो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये x y अलग है दोस्तों, वो डिस्टेंस वाले नहीं है, ये फॉर्मूले वाले हैं, ठीक है। गुणा 50 डिवाइड बाय x + y, तो ये हमने 50 और ये 30, कोई भी x माना हुआ है 30 + 50 कर देंगे, इसको ऐड करेंगे भाई तो 2 गुणा 30 गुणा 50 बटे में 80, ये यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 का 4 गुना, ठीक है। अब ये 5 का 3 गुना 15, 15 मतलब 150 का चौथा हिस्सा क्या आएगा यहाँ पे 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा जब इसको हम डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 48 पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पी की औसत चाल ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके इसको हल जरूर करके देखें दोस्तों, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर जाते हैं। तो P 1 घंटे में कितना चलता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो कितनी दूरी तय करेगा भाई, 50 किलोमीटर की दूरी ही तय करेगा ना 1 घंटे में। और अगले 2 घंटे में चाल उसकी कितनी है दोस्तों, 70 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 70 किलोमीटर घंटे की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय,
40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। समय कितना लिया उसने अभी तक 3 घंटे, और दूरी उसने कितनी तय की टोटल 50 धन 140 किलोमीटर डिवाइड बाय 3, क्योंकि जो औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, ठीक है ना। तो यहाँ से औसत हमारे लिए निकालना है कि P की औसत चाल ज्ञात करें, तो ये हुआ 190 डिवाइड बाय 3। इसको आपने हल करना है। 3 18 और 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, इस तरीके से 63.33 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी राइट होगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे लिए कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में हमने लगभग 29-30 क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है, जो कि मैथ और रीजनिंग के मिक्सचर क्वेश्चन थे, मिले हुए सभी क्वेश्चन थे। अभी हमारे पास 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्योंकि एक एनटीपीसी के एग्जाम में मैथ रीजनिंग के मिला के 60 क्वेश्चन बनते हैं, 30 मैथ के और 30 रीजनिंग के। क्लियर है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से मैं पार्ट बाई पार्ट डिवाइड करके ये वीडियो क्लास बना रहा हूँ, ताकि आप भी हल कर पाएँ, आप पे भी ओवरलोड ना हो और आपका इंटरनेट आपका साथ दे सके। क्लियर है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों में इस वीडियो क्लास को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है तो। थैंक यू।